नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लाए हैं पीजीटी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट एंड जीआरएफ के लिए, और साथ में यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस के लिए कोर्सेस। यदि आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। जो भी कैंडिडेट हमारे वीडियोस से सहमत होते हैं और उन्हें लगता है कि इस तरीके के वीडियोस हमें देखने चाहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं, यानी कि गंभीर स्टूडेंट, तो वो हमारे जो है कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। अभी 10% डिस्काउंट चल रहे हैं। आप हमें कॉल करें और आप आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोशल थिंकर्स पर, सामाजिक चिंतकों पर या समाजशास्त्री चिंतकों पर। ये चिंतकों का दूसरा सेशन है, दूसरी सीरीज है, और ये क्रमशः जारी रहेगी, क्योंकि कम से कम 50 सवाल थिंकर से ही होते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चंस थिंकर से होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिंतक हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के बारे में, मॉन्टेस्क्यू ने इनको जो है आधुनिक सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता है, मॉडर्न सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, आधुनिक सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता है। इनकी पुस्तक बहुत पूछी गई है, स्पिरिट ऑफ द लॉ। स्पिरिट ऑफ द लॉ यानी कानून की आत्मा। स्पिरिट ऑफ द लॉ, कानून की आत्मा, किसकी बुक है? मॉन्टेस्क्यू की बुक है। यही पुस्तक कई बार पूछी गई है। दूसरे थिंकर हैं सेंट साइमन। सेंट साइमन, सेंट साइमन, इनको कई जगह सेंट सिमोय भी लिखा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, सेंट साइमन गुरु थे ऑगस्ट काम्टे के। ऑगस्ट काम्टे के गुरु थे, और इन्होंने समाज को एक समग्र सावयव की तरह देखा, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी जो है एक होलिस्टिक ऑर्गेनिज्म है, समग्र सावयव है, उस तरीके से इन्होंने देखा। इनकी पुस्तक है वो बहुत पूछी जाती है, सेलेक्टेड राइटिंग। सेलेक्टेड राइटिंग इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो पुस्तकें हैं, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दो लोगों ने और लिखी है, रॉबर्ट पार्क ने भी लिखी है और चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने भी लिखी है। तो 3 लोग हो गए, याद रखिएगा, सेंट साइमन हो गए, रॉबर्ट पार्क हो गए, चार्ल्स हर्बर्ट कूले हो गए। 3 लोगों ने ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखी है। आगे बात करेंगे अगले थिंकर पर। इनका नाम है रूथ बेनेडिक्ट। रूथ बेनेडिक्ट, इन्होंने पैटर्न ऑफ कल्चर पर काफ़ी काम किया है। इन्होंने जूनी जनजाति, प्यूबुले और क्वाकटिल जनजाति का अध्ययन किया है। ये तीनों पूछे गए हैं। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न लोगों से गलत होते हैं, और फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए खास तरीके से पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको थोड़ा गंभीर मेहनत की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न कई सौ लोगों के नीचे गिरा देता है, एक गलती अगर आप करते हैं तो इसलिए याद रखिएगा, जूनी, प्यूबले और क्वाकटिल जनजाति का अध्ययन किसने किया? रूथ बेनेडिक्ट। पैटर्न ऑफ कल्चर से भी ये जुड़े हुए हैं। अगले समाजशास्त्री हैं मेलिनोव्स्की। ये एक तरीके के सोशियोलॉजी के क्लासिकल थिंकर हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं इन्हें, मेलिनोव्स्की। ये ब्रिटिश मानवशास्त्री हैं, ब्रिटिश मानवशास्त्री हैं, यानी ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानवशास्त्री या मानव के जो है साइकोलॉजिकल एंगल पर बात की जाती है, और दूसरा, चूंकि समाजशास्त्र से भी इनका संबंध होता है, इसलिए इनको समाजशास्त्र में भी पढ़ा जाता है। इन्होंने ट्रोबियांड जनजाति का अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन समझ लो एवरग्रीन है। ट्रोबियांड जनजाति का अध्ययन किया था। इन्होंने अपने अध्ययन में पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन को फॉलो किया। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सहभागी अवलोकन क्या होता है, आपको मैं बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ। जैसे आप किसी शोध क्षेत्र में खुद जाकर अध्ययन करें, प्रत्यक्षतः अध्ययन करें, डेट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, उसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। और इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकताएं भी बताई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है, 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। पहली आवश्यकता है मूल आवश्यकता। मूल आवश्यकता में क्या है? समाज के लिए की मूल आवश्यकता क्या है? परिवार, नातेदारी इत्यादि सामाजिक। और व्युत्पन्न आवश्यकता क्या है?
व्युत्पन्न आवश्यकता क्या क्या मतलब है? जैसे शिक्षा, जब आप जैसे मनुष्य का विकास हुआ तो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब व्युत्पन्न आवश्यकताएं हैं। और तीसरी है एकीकरण आवश्यकता, इंटीग्रेशन की आवश्यकता, यानी कि आधुनिक और परंपरागत आवश्यकताओं के मिले जुले स्वरूप को एकीकृत आवश्यकता या एकीकरण की आवश्यकता कहते हैं। अब इनकी बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बुक्स को एक एक बुक्स को आपको नोट करना है और कई कई बार उनको रटना है, क्योंकि लिबर्टी नहीं है, ये बहुत ही क्लासिकल चीज़ें हैं। अब ये आप याद रखिएगा कि 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताइए। जब ये प्रश्न आएगा तो जितने भी वो नए लड़के हैं वो ये सब प्रश्न नहीं कर पाएंगे। नए लड़के चार्ल्स बर्ट कूलेस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिए वो उसी में खुश रहते हैं, सिलेक्शन के लिए डिटेल में जाना पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ याद रखनी। फिर अगला है द कुला रिंग, बुक है द कुला रिंग। ये किसने लिखी है? मैलिनोव्स्की ने लिखी है। फिर उसके बाद अगली बुक है आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ये भी इनकी बुक है। अगला, ये पुस्तक बहुत पूछी गई, क्राइम कस्टम एंड सेवेज सोसाइटी, क्राइम कस्टम ऑफ सेवेज सोसाइटी, किसकी बुक है? मैलिनोव्स्की की। और यह बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन सेवेज सोसाइटी। ये 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, द कुला रिंग एक्सचेंज, फिर क्राइम कस्टम एंड सेवेज सोसाइटी, तीसरी है सेक्स रिप्रेजेंटेशन सेवेज सोसाइटी। तो आपको याद रखना है तीनों पुस्तकों के नाम। सेवेज से आए तो मैलिनोव्स्की लगाइएगा। अगले थिंकर हैं राल्फ लिंटन। तो इन्होंने प्रस्तुति और भूमिका के बारे में सबसे ज़्यादा बताया है। प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति की बात कही है, प्रदत्त भूमिका अर्जित भूमिका की बात कही है। प्रदत्त भूमिका अर्जित भूमिका क्या है आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इन्होंने कंसेप्ट दिया है संस्कृति निर्माण, संस्कृति निर्माण का कंसेप्ट दिया है किसने? राल्फ लिंटन ने। इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टडी ऑफ मैन एक बुक है, दूसरी पुस्तक है द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी, द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी, द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी। दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। पुस्तकें बहुत ऊटपटांग पूछी जाती हैं, इसलिए पुस्तकों में लिबर्टी नहीं ले सकते। अगले थिंकर हैं हेनरी मैन। इन सबको मेंस में बहुत डिटेल में बताया जाता है, जो कोर्स जो पढ़ाए जाते हैं यहाँ पीटी के जैसा ही पढ़ा रहे हैं। हेनरी मैन, इन्होंने क्या कहा? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और उद्विकास क्या है? सरलता से जटिलता की ओर विकास। फिर इन्होंने हेनरी मैन का जो परिवार का स्वरूप है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार में किसकी सत्ता है? पिता की सत्ता है, पिता के कहने से सारी चीज़ें होती हैं। इनकी पुस्तक द एंशिएंट लॉ कई बार पूछी गई है, एंशिएंट लॉ कई बार पूछी गई है। और अगली पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले चिंतक हैं कार्ल मैनहीम, कार्ल मैनहीम अगले चिंतक हैं और इनको हैंडल करते हैं। इन्होंने क्या कहा है? ज्ञान का समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र से इनको जोड़कर देखा जाता है। ये दुर्खीम नहीं है, ये कार्ल मैनहीम है ना, ये कार्ल मार्क्स हैं। ये कार्ल मैनहीम है और इनको ज्ञान के समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र से जोड़ा जाता है। शिक्षा के समाजशास्त्र से इमैनुएल दरखाई भी जुड़े हुए हैं। अब बुक देखते हैं आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया, आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया, आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? दिवा स्वप्न कहते हैं, वो दिन में देखा गया सपना। जैसे कहते हैं ना ऐसे ऐसे चुटकी में इस बार आईएएस हो जाएंगे, लोग बताते हैं ना ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हो जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हायर एजुकेशन क्वालिफाई कर लेंगे। जब भावनात्मक रूप से बिना तर्क के निर्णय लिया जाता है तो यूटोपिया जैसा लगता है। अगला हर्बर्ट मार्क्यूज, हर्बर्ट मार्क्यूज ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए हैं। और इनकी कुछ बुक्स हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल बेसिकली कहाँ है आप जान लीजिए, जर्मनी में है ये स्कूल। और ये एक मार्क्सवादी स्कूल है, यहाँ पर चीज़ों की व्याख्या मार्क्सवादी नज़रिए से की जाती है। यानी एक तरीके से मार्क्सवाद का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट के नज़रिए से की जाती है। तो एडोर्नो, होर्खीमेर, मार्क्यूज,
कार्ल मार्क्स, ये सब लोग उसी जो है उससे जुड़े हुए हैं। अब इनकी बुक्स हैं, एक इनका कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ पर आप जरा सा गलती करेंगे प्रश्न गलत हो जाएगा। इनका कंसेप्ट है वन डायमेंशन, एक आयाम, ये इनका कंसेप्ट है वन डायमेंशन। और इनकी बुक है वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी व्यक्ति, वन डायमेंशनल मैन। और अगली पुस्तक है इरोज ऑफ सिविलाइजेशन, और तीसरी पुस्तक है रीजन एंड रेवोल्यूशन, रीजन एंड रेवोल्यूशन, इरोज ऑफ सिविलाइजेशन, वन डायमेंशनल मैन। आगे बढ़ते हैं, G.H. मीड के कंसेप्ट पर आते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के कंसेप्ट पर आते हैं। ये कैसे चिंतक है? अंतःक्रियावादी चिंतक है, अंतःक्रियावादी चिंतक हैं। इन्होंने सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियरिज्म और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत दिया। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है। इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच या अंतःक्रियावादी चिंतन किसको कहा जाता है? मतलब इसमें क्या होता है कि घटना की सूक्ष्म व्याख्या की जाती है। देखो मैं 3 बातें बता देता हूँ। प्रकार्यवाद में क्या है? जिस घटना को जिस रूप में देखा गया उसकी उस तरीके से व्याख्या कर दी गई, डेट इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म। मार्क्सिज्म का मतलब है जो घटना को अगर जिस नज़रिए से देखा गया तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट नज़रिए से, संघर्षणात्मक नज़रिए से उसकी व्याख्या की गई। जबकि अंतःक्रियावादी जो चिंतन है, इसमें व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? इसमें व्याख्या करने का उद्देश्य ये होता है कि समाजशास्त्री कहेगा कि ऐसा है, हम घटना स्थल पर जाकर व्यक्तिगत स्तर पर उसका बारीकी से मूल्यांकन करके ही व्याख्या करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। तो मीड इस तरीके के चिंतक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन्होंने आई और मी का कंसेप्ट दिया, मैं और मुझे, मैं और मुझे का कंसेप्ट दिया। और एक कंसेप्ट इनका है सामान्यीकृत अन्य। ये समझ लो एकदम जान है, ये क्वेश्चन समझ लो पेपर आउट वाली स्थिति जैसे रहती है मीड को लेकर। और इनकी बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है। आई क्या है? मैं, ठीक, एक यानी सिंगल व्यक्ति। मुझे क्या है? जो हम समाज हमारे बारे में सोचता है, जो हम समाज को सोच समझकर बने हुए हैं, ठीक है, हमारे बारे में जो राय रखता है मुझे। सामान्यीकृत अन्य क्या है? जो हम अन्यों के बारे में सोचते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने सामाजिकरण के अनुभव से। पुस्तक का क्या नाम है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। अब आगे बढ़ते हैं, मार्गरेट मीड को देखते हैं। मार्गरेट मीड, तो इन्होंने क्या किया? न्यू गिनी द्वीप है, वहाँ की सीमाओं जनजाति का अध्ययन किया। पूछा गया प्रश्न है, कहाँ का अध्ययन किया? न्यू गिनी की सीमाओं जनजाति का अध्ययन किया। ऐसे प्रश्न आपका एक क्वेश्चन खराब कर देते हैं। अब आप एक क्वेश्चन ऊपर हो गए। इन्होंने इंडोनेशिया की बाली द्वीप समूह का भी अध्ययन किया, यह भी पूछा गया है। न्यू गिनी का अध्ययन किया है और बाली द्वीप का अध्ययन किया है। अब इनकी पुस्तक देखते हैं, मेल एंड फीमेल। अगला है द कमिंग ऑफ द एज ऑफ समोआ, द कमिंग ऑफ द एज ऑफ समोआ, द कमिंग ऑफ द एज ऑफ समोआ। और अगली पुस्तक है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी। 3 पुस्तकें हैं, कोई में लिबर्टी नहीं ली जा सकती। मेल एंड फीमेल पूछी गई पुस्तक है, पेपर उठा के देखिए मिलेगा। कमिंग ऑफ द एज ऑफ समोआ पूछी गई पुस्तक है। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी आई थिंक पूछी गई पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब हम लोग जानेंगे C.W. मिल्स के बारे में। इन्होंने क्या दिया कंसेप्ट? पावर एलीट, पावर एलीट। पावर एलीट का कंसेप्ट क्या है? शक्ति अभिजन का कंसेप्ट C.W. मिल्स ने दिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये पुस्तक समझ लो एकदम हिट किताब है। शक्ति अभिजन के सिद्धांत को समझिए। इसमें एक भाई जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सरकार है, सरकार में जो लोग केंद्र सत्ता में हैं वो उच्च वर्ग हैं, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस पोजीशन में आ जाएं, और वो लगातार जनता को एक तरीके से लोकतंत्र में उकसा रहे हैं, सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं ताकि वो उनके विपक्ष में जाए अगले चुनाव में। ऐसे समझ सकते हैं, वरना इसकी और लंबी चौड़ी व्याख्या है, वो कभी मुख्य परीक्षा के लिहाज से बाद में करेंगे जब पेरेटो को वहाँ पढ़ाएंगे। इनकी पुस्तक क्या है? व्हाइट कॉलर,
वाइट कॉलर क्राइम नहीं है, वाइट कॉलर है, श्वेत वसन है, श्वेत वसन अपराध बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वाइट कॉलर और सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये तो समझ लो एकदम ग्रंथ की तरह है, बहुत बार पूछी गई है। और ये पावर इलीट भी इंपॉर्टेंट है, पावर इलीट भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे LH मॉर्गन को। LH मॉर्गन को तो इन्होंने इराक्विज का अध्ययन किया था, इराक्विज का अध्ययन किया और उसके आधार पर इन्होंने आदिम, बर्बर और सभ्य समाज के बारे में बताया। LH मॉर्गन के बारे में हम लोग काफ़ी बात पहले कर चुके हैं। और इन्होंने परिवार के उद्विकास का क्या सिद्धांत दिया? समरक परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल परिवार। बुक क्या है? एंशिएंट सोसाइटी है। बुक क्या है? एंशिएंट सोसाइटी है। अगला रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट ई पार्क, ये कैसे जुड़े हुए हैं? शिकागो स्कूल से। इन्होंने क्या किया है? द सिटी नामक पुस्तक लिखी है। द सिटी नामक पुस्तक लिखी है, रॉबर्ट ई पार्क ने, बहुत बार पूछी गई है। शिकागो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र में कई संप्रदाय हैं, कभी बताएंगे। अगले थिंकर हैं विल्फ्रेडो पेरेटो। विल्फ्रेडो या विल्फ्रेदो कई बार जगह लिखा रहता है, पेरेटो। इन्होंने अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। अभिजन का परिभ्रमण का सिद्धांत काम कैसे करता है, इसको जरा आपको हम समझाते हैं। जैसे ये लाइन है और यहां पर है, यह है सत्ता, इस लाइन के ऊपर है सत्ता। तो ये दरअसल मैकियावेली से प्रभावित थे। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस, इसे नोट कर लीजिएगा, यह पूछी जाती है। द प्रिंस मैकियावेली पुस्तक है, उसमें वो जिक्र करता है फॉक्स का और लाइन का। ठीक है, फॉक्स का, शेर और लोमड़ी का, लोमड़ी और शेर का। अब इसमें जो शेर है ये सत्ता में है और लोमड़ी चालाक है, वो सत्ता के लिए नज़र बनाए बैठी है, सत्ता के लिए नज़र गड़ाए बैठी है। जैसे ये कोई शेर गलती करते हैं, लोमड़ी तुरंत सत्ता में बैठ जाएगी, शेर नीचे आ जाएंगे। इस तरीके कंसेप्ट दिया। तो इस तरह से जो अभिजन है, यानी जो इलीट है, यानी जो इलीट का क्या मतलब, जो उच्च है वो इलीट है। जो इलीट है वो उसका परिभ्रमण होता रहेगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा, यानी वो नीचे आते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे और ऊपर जाते चल रहेंगे। एकदम 100% क्लियर है। अगला इनका कंसेप्ट है, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कठिन शुरू होंगी, जो लोग गलत करेंगे आप सही करेंगे। एक कंसेप्ट है रेंटियर वर्ग का। रेंटियर वर्ग का मतलब होता है किरायाजीवी, जैसे रेंट देते हैं ना लोग, किरायाजीवी, रेंटियर क्लास। इसके बारे में कहते हैं कि ये जो वर्ग है सदैव साहसी होता है, जोखिम लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, रेंटियर क्लास क्या होता है? साहसी होता है, जोखिम लेने की क्षमता उठाता है। प्रश्न आएगा रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? आपका जवाब होगा विल्फ्रेडो पेरेटो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया का सिद्धांत। तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया का सिद्धांत। तार्किक क्रिया जो सिर्फ तर्क पर आधारित हो, और अतार्किक क्रिया क्या है? भावना पर आधारित, भावना पर आधारित। तार्किक क्रिया क्या है? भावना पर आधारित। और इन्होंने कंसेप्ट दिया स्पेकुलेटर्स का, स्पेकुलेटर्स का कंसेप्ट दिया। तो इसमें इन्होंने कहा कि एक सदैव सत्ता में जैसे जो चालबाज लोग होते हैं, जैसे जो लोमड़ी होती है वो सदैव चालबाज की तरह रहती है, वो तुरंत मौका देखती है कि कैसे जो है शेर को नीचे गिराया जाए और सत्ता में अपने आप को स्थापित किया जाए। अगला एक कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रांत तर्क का अवशिष्ट चालक सिद्धांत या भ्रांत तर्क का सिद्धांत। ठीक है, अवशिष्ट चालक का सिद्धांत। तो इसमें क्या है? भ्रांत तर्क के सिद्धांत में क्या है? ठीक है, कि आप प्रचार करेंगे, जैसे मान लो सरकार के खिलाफ, वर्तमान में मान लो यूपी सरकार के खिलाफ प्रचार हो रहा है, ठीक है, कि ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए। और तो क्या होगा? तमाम प्रकार के तर्क गढ़े जाएंगे कि यहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ नहीं, वो नहीं हुआ। तो उससे क्या होगी? जनता
भाई क्या करेगी जनता? उद्वेलित होगी, प्रचार विपरीत में चलेगा, जो चालाक लोग होंगे तो, और उसके बाद जनता क्या करेगी? अपना समर्थन वापस ले लेगी, तो अगली बार सरकार नहीं बनेगी। तो इसे कहते हैं भ्रांत तर्क का सिद्धांत। अगले इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी बुक है? मीड की बुक है, G.H. मीड की बुक है। और माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है? आपके विल्फ्रेडो पेरेटो की बुक है। अगले समाजशास्त्री है कार्ल पोलानी। इसका तो अधिकतर लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। इन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है। इन्होंने प्राचीन समाज की तुलना का अध्ययन किया है, प्राचीन समाज की जो है तुलना का अध्ययन किया है। और इन्होंने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था बताई है। एक अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरी को पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था कहते हैं, तीसरी को परस्पर विनिमय की अर्थव्यवस्था कहते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा, बाजार अर्थव्यवस्था, पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था और विनिमय की अर्थव्यवस्था। मतलब परस्पर विनिमय की अर्थव्यवस्था, पुनर्वितरण की अर्थव्यवस्था, बाजार की अर्थव्यवस्था। इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड ऑफ मैन द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइवलीहुड ऑफ मैन एंड ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगले समाजशास्त्री हैं जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल कैसे थिंकर हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के पिता हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है? 10वीं बार बताया है। समाज में होने वाली प्रत्येक घटना को समाजशास्त्र के तहत ये नहीं मानता, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को उसमें शामिल करता है। और इन्होंने कहा है कि संघर्ष समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। एकदम रट लीजिए, संघर्ष समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। संघर्ष समाज के लिए विकास के लिए अनिवार्य है। किसने कहा है? जॉर्ज सिमेल ने कहा है। और इन्होंने 3 प्रकार के समूह बताए, एकल, द्वैध और त्रैथ। एकल, द्वैध और त्रैथ 3 प्रकार के समूह बताए हैं। इस तरीके से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। डियर फ्रेंड्स, आपको यदि हमारे कोर्सेज खरीदने हैं तो होली का ऑफर चल रहा है। PGT प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर फीस है 6,000 रुपये, 5% डिस्काउंट। नेट प्लस JRF फीस है 11,000 रुपये, 10% डिस्काउंट। UPSC और PCS फीस है 25,000 रुपये, 10% डिस्काउंट। जो भी कैंडिडेट हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं वो कोर्स को परचेस कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आप हमारे वीडियोस के साथ कोर्स को जो है मैच कीजिए और साथ ही अपने पुराने सालों के पेपर को मैच कीजिए। किसी को भी चेक करने का सबसे अच्छा आधार ये है, किसी भी दूसरी चीज़ पर आप लोग ना जाइए। ये मेरा सजेशन है। थैंक यू वेरी मच।